सभी बच्चे मिशन प्रयागराज इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और मैं के सर ये साइंस के विषय में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको एक टॉपिक है, इसका नाम है ईंधन। ईंधन या फ्यूल। ईंधन के विषय में जानकारी आज देने जा रहे हैं आपको। साइंस के मानदंड के अनुसार जो ईंधन होता है उस ईंधन का एक परिभाषित रूप है। और क्या है ये, कैसे कहते हैं इसको, ईंधन किसे कहा जाता है, इसको पहले आप जानिए। ईंधन की परिभाषा दी जाती है कि किसी भी पदार्थ के जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती हैं उस ऊष्मा का प्रयोग जब किसी भी उचित क्रियाकलाप में किया जाता है तो उसे ईंधन कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, जब किसी भी पदार्थ के जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती हैं उस ऊष्मा का प्रयोग जब उचित क्रियाकलाप में किया जाता है तो उसको ईंधन कहते हैं। ईंधन कहने के लिए किसी पदार्थ के जलने से ऊष्मा निकलती हो या कहीं से ऊष्मा निकलती हो, लेकिन उस ऊष्मा का प्रयोग यदि उचित तौर तरीके पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वह ईंधन का रूप नहीं लेती। जैसे कोई जंगल है, जंगल में आग लग गई, जंगल जल गया। जंगल में आग लग गई, जंगल जल गया, तो हम इस तरह से अनायास नहीं कह सकते कि इतना कुंतल ईंधन समाप्त हो गया जंगल से, जब तक कि उस जंगल की लकड़ी का ईंधन के रूप में पहले से प्रयोग न होता हो या कोई कार्य न होता हो। जब ईंधन के रूप में जब कोई उससे, उस ऊष्मा से, उस ईंधन से जब कोई हम काम करेंगे तो तभी वह वैज्ञानिक तौर तरीके पर ईंधन का रूप आता है। सौर ऊर्जा है, सौर ईंधन है, तो सूर्य निकलता है, ताप देता है, उस ताप का कोई भी आपने प्रयोग नहीं किया तो आप एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर ये नहीं कह सकते कि 365 दिन का जो सूर्य के ऊष्मा ईंधन था वो नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। उस सौर ऊर्जा का प्रयोग जब किसी ईंधन या क्रियाकलाप में करेंगे तो तब वह ईंधन का रूप लेता है। तो हमेशा ईंधन के परिभाषा में, मानदंड में यह कार्य उसके द्वारा, उस ऊष्मा के द्वारा किसी कार्यकलाप का होना आवश्यक होता है। जब कोई कार्यकलाप करते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो वो ईंधन का रूप आता है। तो इसीलिए इस ईंधन की परिभाषा इसी मानदंड पर की जाती है। अब आजकल जो समस्या है हमारे आपके सामने, वह ऐसी समस्या है कि अच्छे ईंधन की समस्या है। और अच्छा ईंधन के लिए कुछ मानदंड हैं, उस मानदंड को समझना पड़ता है। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसका उच्च कैलोरी मान हो। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसका उच्च कैलोरी मान हो।
यानी 1 ग्राम के जलने से ज़्यादा ऊष्मा निकलती हो। एक अच्छे ईंधन की पहचान है ये। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसका ऑक्टेन नंबर अधिक हो। ऑक्टेन नंबर अधिक हो। ऑक्टेन नंबर C8H18, ये ऑक्टेन नंबर हाइड्रोकार्बन होता है ये। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसका ऑक्टेन नंबर अधिक हो। जो पेट्रोल होते हैं इसमें ऑक्टेन नंबर अधिक बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों में उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। तो जिसका ऑक्टेन नंबर कम रहता है, अधिक नहीं होगा, तो वह जो है वह इंजन में धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। और धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है जिसका ऑक्टेन नंबर कम होता है जिस ईंधन का, तो वह इंजन खराब हो जाता है, ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं चल सकता। इसलिए पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या को बढ़ाया जाता है। फिर एक और मानदंड है, एक अच्छा ईंधन वह होता है जो न तो बहुत कम तापमान पर जलता हो और न ही उसको जलने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता हो। यह भी एक अच्छे ईंधन की पहचान है। जो बहुत कम तापमान पर जलता हो वो भी ठीक नहीं है, और जो बहुत ज़्यादा तापमान पर ईंधन जलता हो वो भी ठीक नहीं है। ये भी ईंधन के, अच्छे ईंधन के मानदंड में आता है। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसके जलने से कोई अपशिष्ट पदार्थ न निकलते हों। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसके जलने से कोई अपशिष्ट पदार्थ न बचते हों। जल जाए तो सिलेंडर में कुछ रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसके जलने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होता हो। यह भी एक मानदंड में आता है। एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसके जलने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होता हो। यदि किसी ईंधन का उच्च कैलोरी मान अधिक है तो वह ईंधन तो ठीक होगा, लेकिन अगर हानिकारक बहुत पदार्थों को एराइज कर रहा है तो वह ईंधन जो है वो ठीक नहीं होगा। तो एक अच्छा ईंधन वह होता है जिसके जलने से कोई हानिकारक गैस न निकलती हो और न तो किसी प्रकार का प्रदूषण होता हो। एक अच्छे ईंधन की ये पहचान होती है। यह ईंधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और तीसरा है गैस ईंधन। गैस ईंधन। तो यह ईंधन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन।
ये जो है ये 3 प्रकार के ईंधन होते हैं। ठोस ईंधन में आपको लकड़ी, कोयला, चारकोल ये आता है। ठोस ईंधन में आपको लकड़ी, कोयला, चारकोल ये आता है। ये द्रव ईंधन में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एल्कोहल आता है ये। और गैस ईंधन में इसमें कई गैसें आती हैं, कई प्रकार की गैसें आती हैं ये। तो गैसीय ईंधन में कई प्रकार की गैसें आती हैं। यह कौन कौन गैसें इसमें आती हैं गैसीय ईंधन में? तो इन गैसों के ये नाम हैं। देखिए, ये गैसों के नाम हैं। कौन कौन गैस आती हैं इसमें? कौन कौन गैसें आती हैं? भाप, अंगार गैस, भाप अंगार गैस। एक दूसरी जो आती है उसका नाम है वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस। एक तीसरी जो गैस आती है उसका नाम है सीएनजी गैस। एक चौथा है, इसका नाम है एलपीजी गैस। एक चौथा है, इसका नाम है कोयला गैस, इसके बाद है पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस। ये 6वें नंबर है तेल गैस, ये आपका 7वां नंबर है गोबर गैस, ये। चलिए इसमें से देखते हैं, एक एक करके एक को पढ़ते हैं। पहले आते हैं भाप अंगार गैस पर। इसको और नाम दिया जाता है, इसका नाम है वाटर गैस। इसको जल गैस भी कहा जाता है, जल गैस। ये वाटर गैस, जल गैस, इसको कैसे बनाते हैं? इसको हम लोग कोक लेते हैं, कोयले से कोक बनाया जाता है। कोयले को जब गरम करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसमें से जल वाष्प निकल जाती है।
और जल वाष्प जब निकल जाती है उसमें से, तो जो कोयले का रूप बचता है उसको हम कहते हैं कोक। कोक जी। इसके बाद इस कोयले को जब आप गर्म करेंगे और धीरे धीरे बहुत गर्म कर देंगे, लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाए इसका, ये तो ये बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड कलर्ड में आ जाता है ये। तो इसको आप कहते हैं रक्त तप्त कोक। रक्त तप्त कोक। ये बेलाल हो जाता है तो इसको कहते हैं रक्त तप्त कोक। और जब रक्त तप्त कोक पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो CO प्लस H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। CO प्लस H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। और CO और H2 गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, तो इसी को हम कहते हैं जल गैस। जल गैस। अब लड़के जो पॉलिटेक्निक का परीक्षा देते हैं उसके पहले भी PCS वगैरह में और वन डे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जल गैस वाटर गैस का फार्मूला है। वाटर गैस का फार्मूला है, जल गैस का फार्मूला होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ये दोनों मिल करके आपको कहलाता है जल गैस। इस जल गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में हम करते हैं। और आजकल इससे एसिटिलीन गैस बनाई जाती है, C2H2 एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। और यह एसिटिलीन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। गैस वेल्डिंग में किया जाता है, गैस वेल्डिंग में किया जाता है। छोटे छोटे जो साइकिल वगैरह की दुकान जो किए हैं, और ये छोटे मोटे जो टूट जाता है कुछ जोड़ते हैं जिस गैस से, सब कार्बाइड से भी निकालते हैं ये एसिटिलीन गैस। तो यह जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक वाली नहीं। इलेक्ट्रिक वाली में तो इलेक्ट्रॉनों के पुंज से विद्युत द्वारा वो एनर्जी निकलती है, उतना तापमान, तो उसको जोड़ती काटती है। लेकिन इसमें जो छोटे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं और ये अपना रखे हुए हैं जोड़ने के लिए वो सब सारी चीज़ें, तो वो जो है उसमें उस गैस में एसिटिलीन गैस होती है, उसमें उससे वेल्डिंग करते हैं ये। तो आपको जो है ये अब मैंने आपको बताया, ये हो गया भाप अंगार गैस। दूसरे गैस पर आइए, इसको कहते हैं वायु अंगार गैस। और इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। यह जो वायु अंगार गैस है, प्रोड्यूसर गैस है। जिस तरह से आपको वाटर गैस या भाप अंगार गैस बनाई जाती है, उसी मेथड से ये भी बनता है। इसमें भी रक्त तप्त कोक लेते हैं ये। और इस रक्त तप्त कोक पर हम गर्म हवा प्रवाहित करते हैं। गर्म हवा प्रवाहित करते हैं।
और जब गर्म हवा प्रवाहित करते हैं तो इससे जो गैस निकलती है वह CO प्लस N2 गैस निकलती है। ये CO प्लस N2 गैस निकलती है और इस गैस का प्रयोग जो होता है वह सस्ते ईंधन के रूप में धातु निकालने वाली भट्ठियों को गर्म करने में किया जाता है। बड़ी बड़ी भट्ठियाँ होती हैं धातु निकालने वाली, जो धातुएं होते हैं अधिकतर जो है खनिज अयस्क के रूप में ज़मीन से निकाले जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी 10-10 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बड़ी बड़ी भट्ठियाँ हैं। उन भट्ठियों में ढाल करके और उनको उबाला जाता है और उबाल करके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छान कर फेंक करके तब जो है धातुओं को निकाला जाता है। लोहा वगैरह जो निकाला जाता है वो ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसके लिए रिजर्वेटरी होती है, भट्ठी क्यूपोला भट्ठी होती है। इन सब भट्ठियों का प्रयोग करके लोहे निकाले जाते हैं और जिनका यूज हम करते हैं। तो ये धातु निकालने वाली जो बड़ी बड़ी भट्ठियाँ हैं उनको यह सस्ते ईंधन के रूप में उन भट्ठियों का इस ईंधन का प्रयोग सस्ते ईंधन के रूप में उन भट्ठियों को गर्म करने हेतु किया जाता है। तो ये बच्चे आपको हुआ वायु अंगार गैस। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये है CNG। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको कहते हैं दाबित प्राकृतिक गैस। दाबित प्राकृतिक गैस। यह CNG गैस जो है, ये CNG गैस कहाँ से निकाली जाती, इनका स्रोत क्या है, तो आप लोग जानिए। यह गैस जो होती है CNG, यह पेट्रोलियम कुओं के ऊपरी सतह पर मिलती है। यह गैस पेट्रोलियम कुओं के ऊपरी सतह पर मिलती है। इसमें 80% मीथेन और शेष में ईथेन और प्रोपेन होता है। इसमें जो है इस गैस में 80% मीथेन और शेष में ईथेन और प्रोपेन होता है। इस CNG गैस का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। ये CNG गैस जो होती है, इनका जो प्रयोग होता है वह वाहन को चलाने में किया जाता है। वाहन को चलाने से CNG से धुएं नहीं निकलते और प्रदूषण रहित एक तरीके से है। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर वाहन चल रहे हैं सबके लिए उपलब्धता तो नहीं है, लेकिन
एक ही कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्रोत ईंधन का हो और उसी स्रोत से हम काम चलाएं। ईंधन की अपनी बहुत उपयोगिता है अपने स्थान पर, और उपयोगिता जितनी है उतने ही इसको अहानिकारक प्रभाव वाले ईंधन खोजने की भी ज़रूरत है। और वैज्ञानिक जो है इस ईंधन के इन अहानिकारक प्रभाव को देखते हुए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में समुद्री जल से हाइड्रोजन को पृथक करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि समुद्री जल से हाइड्रोजन को पृथक करने में बहुत कठिनाई है, और वह कठिनाई जब तक सरलतम रूप धारण नहीं करती है तब तक हम अपने उपभोग जितना हमारे ज़रूरत है, जितना खर्च है ईंधन का, उतने के बराबर हम अभी हाइड्रोजन निकालने में असमर्थ हैं। तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन गैस कहलाता है। इसका लगातार प्रयास चल रहा है। यदि समुद्र जल से हाइड्रोजन निकाल करके और समुद्र जल से ही ईंधन बनने लगे तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा अभी जितने प्रयास किए जा रहे हैं अभी इस पर असफल की स्थिति अभी दिख रही है। अभी सफलता नहीं मिल पाने की उम्मीद जग रही है। तो ये जो है ये हुआ सीएनजी। सीएनजी के बाद ये चौथा है एलपीजी। एलपीजी को कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। यह गैस कैसे निकाली जाती है, कैसे तैयार की जाती है? तो यह जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, यह गैस पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा तैयार की जाती है। यह गैस पेट्रोलियम पदार्थों के प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तैयार की जाती है। पहले जो पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाजी आसवन होता था, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और सारी मोबिल ऑयल वगैरह जो निकाला जाता था उसको लोग समझ नहीं पाते थे। इन्हीं निकालने के दौरान यह गैस भी निकलती है। बाद में इसका पता चला तो इस गैस के द्वारा हम देखने लगे कि क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे इसका पता चला और यह गैस जो है बाहर तो गैसीय फॉर्म में ही निकलती है, लेकिन यह सिलेंडर में यह द्रव के रूप में रहती है। इसलिए इसको लिक्विफाइड द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इस गैस में एलपीजी में 90% ब्यूटेन और शेष में ईथेन और प्रोपेन होता है। इस गैस में 90% ब्यूटेन
और शेष में ईथेन और प्रोपेन होता है। इस गैस का प्रयोग हम लोग अपने घर पर भोजन बनाने में करते हैं। जो गैस सिलेंडर हम लोग लाते हैं भोजन बनाने के लिए, उसमें एलपीजी गैस ही रहती है। ये जब एलपीजी गैस होती है तो इसको जब सिलेंडर में ही रहती है या बाहर लीक करती है तो ये जो है इसमें गंध उस तरीके का नहीं होता। तो इसमें गंध लाने के लिए इथाइल मरकेप्टॉन, इथाइल मरकेप्टॉन, इथाइल मरकेप्टॉन रसायन मिलाए जाते हैं और इथाइल मरकेप्टॉन रसायन मिला देते हैं, तब इसके बाद इसमें गंध आती है। तो जब लीकेज होती है तो इस लीकेज का पता चल जाता है। तो इसमें गंध लाने के लिए इथाइल मरकेप्टॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये आपका गैस है कोल गैस। ये कोयला गैस, इसको कहते हैं कोल गैस। कोल गैस को हिंदी में कोयला गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कोयले को क्रैक करते हैं। जब कोयले को हम लोग क्रैक करते हैं तो उसको कहते हैं कोयले का भंजक आसवन। के कोयले को गर्म करते हैं और गर्म करके क्रैक करते हैं, और जब क्रैक करते हैं तो ये कहलाता है कोयले का भंजक आसवन। और तो यह गैस कोयले के भंजक आसवन से तैयार की जाती है, क्रैक करके तैयार किया जाता है। इसमें कौन गैसों का मिश्रण होता है? इसमें जो गैसों का मिश्रण होता है CH4 प्लस H2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। इसमें मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। और इस कोल गैस का प्रयोग प्रयोगशाला को जीवाणु मुक्त करने में किया जाता है। बड़ी बड़ी जो प्रयोगशालाएं हैं जहां ऑपरेशन थिएटर चलते हैं, ऑपरेशन का काम होता है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस वहाँ आ जाते हैं। तो इस गैसों को आधे घंटे 1 घंटे लोग उसमें भर देते हैं। जितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं मर जाते हैं। फिर इस गैस को निकाल देते हैं मशीन से। उसके बाद फिर जो है अपना सफाई करके दूसरे दिन अपना काम करते हैं। तो ये प्रयोगशाला जो होती है, लैबोरेटरी जो होती है, उसको बैक्टीरिया रहित बनाने के लिए हम इस कोयले गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है ये आपका हो गया ये कोयला गैस। इसके बाद ये जो है आपका है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल गैस। इसको कहते हैं पेट्रोल गैस।
पेट्रोल गैस। तो ये जो पेट्रोल गैस है ये खुद ही पेट्रोल से बनाई जाती है और पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं ये, और कुछ नहीं होता, और कुछ ना सोचिए। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। इनकी कोई एक क्वालिटी टोटल नहीं होती पेट्रोलियम पदार्थों की। इसमें कहीं किसी में हाइड्रोजन तनिक थोड़ा कम होता है, किसी में कार्बन कम होता है, किसी में कार्बन की अधिकता होती है, किसी में हाइड्रोजन की कमी होती है। इस तरह से होता है ये। तो ये क्या करते हैं, इनको जब नहीं इस गैस को बनाना तो इस पेट्रोल को पहले गर्म करते हैं। आप पेट्रोल को जब गर्म करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन हटा देते हैं। नहीं तो पेट्रोल से गर्म करेंगे आप, ऑक्सीजन रहेगा तो उसमें आग लग जाएगी, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। तो ये पेट्रोल को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन के क्षेत्र, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। वहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके जब इस पेट्रोलियम पदार्थों को गर्म करते हैं तो वाष्प निकलता है, और जब वाष्प निकलता है तो पेट्रोल की वाष्प कहलाती है वो, मैंने कुल मिला के हाइड्रोकार्बन। तो यह पेट्रोल की जो वाष्प होती है, जो पेट्रोल की वाष्प जो होती है, वाष्प प्लस इसमें यही बाहरी हवा वायु मिला दी जाती है, वायु मिला दी जाती है। पेट्रोल की वाष्प और वायु मिला करके, और इससे कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पेट्रोल भी कीटनाशक होता है। आप लोग देखें हो कि किसी के दांत में दर्द होता है, कीड़े हो जाते हैं, पेट्रोल डाल लेते हैं मुंह में, और मुख में डालने के बाद फिर वैसे थोड़ी देर तक रोके रहते हैं, उसके बाद कीड़े मर जाते हैं, ठीक भी हो जाता है। बहुत लोगों का ठीक भी नहीं होता, बहुत लोगों का ठीक भी। तो ये पेट्रोल जो होता है ना, ये कीटाणुनाशक खुद ही है, ये कीड़े मारने वाला। तो ये जो है कीटाणुनाशक दवाइयाँ जो है इनसे बनाई जाती हैं। जैसे दवाइयाँ आती हैं, डाइएल्ड्रिन है, ये मैलाथियान है, गेमेक्सिन है, BHC है, ये सब सारी जितनी दवाइयाँ हैं ये सब जो है ये पेट्रोलियम पदार्थों से अधिकतर बनाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों से जो पेट्रोल से जो गैस निकलती है वह कीटनाशक दवाइयाँ इससे हम बनाते हैं, और ये पेट्रोल गैस का उपयोगिता है हमारे आपके बीच। ये आपको 6 नंबर है, इसका नाम है तेल गैस। इसको बच्चे हम कहते हैं ऑयल गैस, ऑयल गैस। तेल गैस कैसे बनाते हैं हम लोग? तो तेल गैस के लिए बनाने के लिए मिट्टी का तेल चाहिए, जिसको केरोसिन ऑयल भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए पहले केरोसिन ऑयल को हम लोग गर्म करते हैं, और केरोसिन ऑयल को जब गर्म करते हैं तो उनके अणुओं को तोड़ते हैं, और इसको कहा जाता है केरोसिन ऑयल का भंजीकरण। तो ये जो है, यह तेल गैस जो है, यह मिट्टी के तेल के इस भंजीकरण से हम तैयार करते हैं।
और जब तैयार करते हैं तो इस तेल गैस में होता क्या है, तो तेल गैस में इतनी गैसों का मिश्रण होता है, C2H2 एसिटिलीन, CH4 मीथेन, C2H4 एथिलीन, इन गैसों का मिश्रण होता है। ये तेल गैस में एसिटिलीन, मीथेन और एथिलीन गैसों का मिश्रण होता है। और इस गैस का प्रयोग, अर्थात जो तेल गैस है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में बर्नर जलाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में सामग्रियों को गर्म करने के लिए छोटे छोटे बर्नर होते हैं, उसको जलाते हैं हम लोग लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में जो बर्नर को हम लोग जलाते हैं, उसमें इस तेल गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है प्रयोगशाला में बर्नर जलाने में किया जाता है। और इन गैस में ये चीज़ें होती हैं आपको, एसिटिलीन, मीथेन और एथिलीन गैसों का ये मिश्रण होता है। तो ये बचे हुआ आपको तेल गैस। अब जो है, अब ये है गोबर गैस, इसको कहते हैं बायो गैस। इस गोबर गैस को कहते हैं बायो गैस। ये बायो गैस जो है, यह पशुओं के गोबर के लेकर के और उसको हम सड़ाते हैं। और जब हम सड़ाते हैं तो उसको कहते हैं किण्वन विधि, फर्मेंटेशन। किण्वन विधि, और इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। और यह पशुओं के गोबर के किण्वन विधि फर्मेंटेशन से यह गैस तैयार की जाती है। एक दिल्ली में संस्थान है, उसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कृषि विज्ञान का एक संस्थान है। और यहीं के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एस.बी. देसाई। और एस.बी. देसाई ने ही, अरे सन 1943-47 की बात है, उसी समय के ये थे। उनका नाम था एस.बी. देसाई। एस.बी. देसाई ने ही इस गोबर गैस के प्लांट को सबसे पहले प्रिस्क्राइब किया था और बताए थे। इस गोबर गैस में 65% CH4 मीथेन होता है। कुछ हाइड्रोजन होते हैं, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फिर CO2, ये सब गैसें रहती हैं इसमें, ये गोबर गैस में। इसमें इसका मुख्य अवयव मीथेन है। और मीथेन के अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, CO2
ये सब गैसों का मिश्रण होता है इस गोबर गैस में। और इस गोबर गैस का प्रयोग गांव में घरेलू बल्ब जलाने और भोजन बनाने में किया जाता है। पहले ये गैस, जिस समय हम एलपीजी अभी बहुत कम यूज कर रहे थे, उस समय सरकार द्वारा बहुत प्रयास किया गया इस गोबर गैस प्लांट लगवाने को, और पूरे देश में, प्रदेश में अधिकतर प्रयास करके गोबर गैस प्लांट लगवाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से सफलता चाहिए इस पर, उस तरह से सफलता मिल नहीं पाई। और जब नहीं मिल पाई तो ये गोबर गैस जो प्लांट है, अब भी गवर्नमेंट लगवाती है, लोग लगाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, कूड़े कचड़े से बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सफलता चाहिए, जिस तरीके से इसमें सरलता चाहिए, उस तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो ये गोबर गैस प्लांट अभी बहुत तो सक्सेस नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा स्रोत है, एक ईंधन का ऐसा स्रोत है ये परंपरागत नहीं है, यह अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। जैसे गोबर गैस है, जैसे पवन चक्की लोग लगाते हैं, सोलर सिस्टम से आजकल बहुत काम किया जा रहा है। सोलर सिस्टम से लैंप बनाए गए हैं, जिसको लगाया जाता है, बैटरी लगी है उसमें, सोलर सिस्टम से, बिना बिजली का। तो ये सब ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। ये सब ऊर्जा के रिन्यूएबल सोर्स हैं, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स वाला जितना भी ऊर्जा के सोर्स हैं, वह तो उसका सीमित संसाधन है। और सीमित संसाधन होते हुए भी भारत सरकार या कोई भी देश सीमित संसाधन होते हुए भी इस पर ख्याल उतना जितना चाहिए उतना नहीं करते हैं लोग। लेकिन ख्याल करने की आवश्यकता है। जिसका सीमित संसाधन है, अगर वह प्रकृति से या हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कोयले ही है, तो कोयला कितना निकालेंगे आप? कोयला भी तो एक ईंधन है। लेकिन उस कोयले को, जहाँ कोयला हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में अब तक मिलता है, मिल रहा है, वही तो क्षेत्र निर्धारित है, वहीं तो है। सब जगह थोड़े कोयला है। इलाहाबाद और लखनऊ में कोयला मिल जाएगा आपको? कोयले का भी तो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ही वो कोयला सीमित है। अगर सारे कोयला आप निकाल लेंगे, फिर कोयला आएगा कहाँ से? रानीगंज, झरिया, बोकारो, कर्णपुर, गिरिडीह, पूरी झारखंड और ये सब सारी क्षेत्रों में, पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में, थोड़ी बहुत कश्मीर के क्षेत्रों में, कहीं कहीं कुछ मध्य प्रदेश में हल्का सा, और भारत में और कहाँ कोयला का खाने कहाँ हैं? तो ये सब सीमित संसाधन हैं, और ये सीमित संसाधन है तो इसको हमको बहुत सजा करके रखने की आवश्यकता है। इसका दुरुपयोग अगर हम करते हैं या बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं तो ये संसाधन खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये ईंधन का चैप्टर है, और हमको ये कहना है कि ऊर्जा के अपारंपरिक जो स्रोत हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर अपारंपरिक स्रोत जो ऊर्जा के हैं, जो रिन्यूएबल सोर्स हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं तो ऊर्जा का समन्वय हमारी खपत के अनुसार बना रहेगा,
और हमारा व्यवहारिक जीवन चलाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी। तो इस तरह से आज ये सोचने की आवश्यकता है ये सोर्स के विषय में, एनर्जी के, और फिर ईंधन का जो रूपरेखा आज हमने बताया, इसको बच्चे आप लोग ध्यान में रखिए और पढ़िए। और ये सब तो एग्ज़ाम में आता है, इसको ध्यान में रखिए और सब ध्यान दीजिए। इससे बहुत सवाल आ जाते हैं बीच बीच में, तो इसको ध्यान देंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चे ये जो है ये क्लास आपको कैसा लगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ ये क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं बच्चे, और दूसरे दिन दूसरे क्लास हम आपको आते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। इसी के साथ बच्चे जय हिंद।